हेलो। देखिए, आपका थेफ्ट का एसेंशियल एलिमेंट बताया जा रहा था, यानी कि आपका सीआरपी वाईपीसी में अध्याय 17 शुरू किया गया है और इधर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कल मॉडल बताया भी गया था, समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनते हैं और लिखने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी हम आपका 7-8 समस्याएं भी बताएंगे जहां से आपका क्वेश्चन बनते हैं। कल हमने बताया था कि आपका जो थेफ्ट है, यानी कि जो चोरी का अपराध है, उसमें आपका 5 एसेंशियल एलिमेंट हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और उस कार्य में ये पांचों तत्व पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने चोरी किया है। अगर इन पांचों तत्वों में से एक तत्व का भी अभाव रहेगा तो वह अपराध चोरी नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पांचों तत्व एक साथ किसी कार्य में मिलने चाहिए। इसको रेह से जोड़ा जाता है, यानी कि एविडेंस की धारा 6 से भी हल्का सा पढ़ा जाता है कॉन्सेप्ट के लिए। एक ही समव्यवहार का भाग, यानी कि रेह यानी कि इसका मतलब ये हुआ, रेह का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है, कई कार्य इस आपस में संसक्त हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, और उनका जुड़ाव ऐसा है कि उन्हें कोई लीगल नेम, यानी कि विधिक नाम दिया जा सके। तो चोरी में भी याद रखिए, अगर 5 बातें हैं आपस में जुड़ी हुई है, पांचों बातें माने एक साथ किसी कार्य में पांचों बातें क्या है मौजूद, तो उसको हम कौन सा लीगल नाम देंगे? चोरी। आगे बढ़ा जाए, हम बताए थे कि चोरी के 5 आवश्यक तत्व होते हैं। इसकी व्याख्या भी हम कर चुके थे। पहला, आपका जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, यानी कि चल संपत्ति। दूसरा, हमने बताया था कि वह प्रॉपर्टी किसी के पजेशन में हो, यानी कि कब्जे में हो। तीसरा, हमने बताया था कि कब्जे से हटाया गया हो। चौथा, कब्जेधारी की सम्मत के बिना हटाया गया हो। और पांचवा, हटाते समय, बाद में नहीं, संपत्ति हटाते समय जो इंटेंशन था वह डिसऑनेस्टली था, यानी कि बेईमानी का। अगर ये 5 तत्व एक साथ मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया। इन बातों को समझाने के लिए आपका 5 एक्सप्लेशन आपका दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है, और 16 दृष्टांत, यानी कि 16 एलस्टेशन दिए गए हैं। अब समस्यात्मक क्वेश्चनों पर आना है कुछ आपका, और समस्यात्मक क्वेश्चन आपका कुछ बनता है। देखिए, पहला जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि नहीं, ये समस्या बनती है। यानी कि स्वयं की संपत्ति की चोरी। तो आप फिर याद रखिए, मैंने इंग्लैंड से कोरिलेट करके लिखिएगा। इंग्लैंड में कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन भारत में कुछ परिस्थितियों में कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी या लायबिल हो सकता है। आपका चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध न होकर कब्जे के विरुद्ध है। अतः ऐसी दशा में अगर किसी वस्तु का कोई व्यक्ति स्वामी है लेकिन उस पर कब्जा किसी अन्य का है, ऐसी दशा में अगर स्वामी ही अपनी वस्तु की चोरी करता है तो वह चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है। कम से कम 2-3 उदाहरण जरूर याद रखिएगा। आपका पहला स्वामी और सेवक का हम बताएंगे, दूसरा आपका घड़ी का बताएंगे, और तीसरा आपका गिरवी का बताएंगे। मैंने हम 3 उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन यहीं से आपका एक घड़ी वाला उदाहरण याद रखिए,
एक स्वामी और सेवक वाला उदाहरण याद रखिएगा और एक हम गिरवी का बताएंगे। देखिए ध्यान से, आपका पहले स्वामी सेवक का देखा जाए। जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक स्वामी है अपने सेवक को 100 रुपया देता है ताकि सेवक सब्जी लाए। जब सेवक सब्जी लाने जाता है तो स्वामी पीछे लग जाता है। ऑनलाइन क्लास। यहाँ से आपका भाई यूपी में कई बार क्वेश्चन आया है स्वयं की संपत्ति की चोरी, और इस उदाहरणों को अच्छे से डील करना है ये। और दृष्टांत भी दिया गया है आपका 16 जो दृष्टांत हैं, 2-3 दृष्टांत हम बताएंगे और आपको घर पर पढ़ना है। देखिए आपका हम बता रहे थे स्वयं की संपत्ति की चोरी। तो आप ये डालेंगे कि कुछ दशाओं में कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए भारत में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध न होकर कब्जे के विरुद्ध अपराध है। इसका उदाहरण आपको उदाहरण ही पूछा जाएगा और उदाहरण ही सतर्क होकर देना है। पहला उदाहरण हम मालिक और सेवक का दे रहे हैं। मालिक और सेवक का उदाहरण देखिए। एक मालिक है अपने सेवक को 100 रुपया देता है कि जाकर सब्जी लाओ, और मालिक पीछे से उसका पीछा करता है और धीरे से उसके पर्स को चुरा लेता है और 100 रुपये की चोरी करता है। तो यहाँ उस जो आपका 100 रुपये था उसका स्वामी मालिक है, लेकिन कब्जा किसके पास उस समय है? आपका सेवक या नौकर के पास। तो ऐसी दशा में मालिक स्वयं की संपत्ति के चोरी के लिए उत्तरदायी होगा। अब ये न कहिएगा कि वह तो उस रुपए का क्या है स्वामी, लेकिन वह बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, ताकि हम नौकर को दायी ठहरा दें कि उपेक्षा से कार्य किया या पैसे का मिसयूज किया और पर्स से जाकर उसके अपना ही पैसा क्या करता है, चुरा लेता है। दूसरा उदाहरण आपका घड़ी, टीवी, फ्रिज या मोबाइल, सभी पर एक ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मोबाइल पर ही उदाहरण दिया जाए। ये एक व्यक्ति हैं ये एक व्यक्ति हैं जो मोबाइल का स्वामी है और भी दुकानदार हैं, अपना मोबाइल बनवाने के लिए देता है। भी उस मोबाइल में कुछ सुधार करता है और जो बनवाई आपका है वह 500 रुपया बनती है।
एक दिन क्या होता है कि ए जाता है और बी की अनुपस्थिति में या बी की उपस्थिति में ही चुपके से, यानी कि बी को भनक भी न लगे और बी के कब्जे में से अपना ही मोबाइल बेईमानी से लेने के इरादे से ले लेता है। यानी कि बेईमानी का इरादा ये है कि जो ये 500 रुपया मोबाइल की बनवाई है हम नहीं देंगे। तो ए ने, भले ए उस मोबाइल का स्वामी हो, लेकिन उस समय जो मोबाइल पर कब्जा था वह ए का नहीं था बल्कि किसका था, बी का। अतः ए अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए क्या होगा, जिम्मेदार। तीसरा उदाहरण गिरवी का रख सकते हैं। मान लीजिए ए को पैसे की आवश्यकता है और ए ने अपना सोना बी के पास गिरवी रखा और बी से पैसा लिया। एक दिन ए बी के घर जाता है और बी की अनुपस्थिति में अपना जो सोने का सामान है उसको लेकर चला आता है छुपके से, ताकि बी को भनक भी न लगे। तो इरादा ये है कि बिना पैसा हम चुकाए जो गिरवी वस्तु हम रखे हैं उस वस्तु को क्या करें, ले लें। तो ए ने अपनी ही संपत्ति की क्या की, चोरी। इसके बाद आपका कुर्की भी देख सकते हैं। कई उदाहरण हैं अटैचमेंट कि मान लीजिए ए का आपका बैल था, न्यायालय के आदेश से कुर्क हुआ और आपका मने किसी कमरे में या अहाते में कुर्की के पश्चात रखा गया है। तो ए जाता, भले ए स्वामी हो, ए जाता है और आपका बिना न्यायालय की अनुज्ञा के कुर्क की गई संपत्ति, अपनी ही संपत्ति को चुपके से, यानी कि बैल को चुपके से खोल कर ले आता है। तो ए ने अपनी ही बैल की क्या की, चोरी। क्योंकि उस समय जो बैल पर कब्जा था वह किसका था, तो न्यायालय का था और न्यायालय के कब्जे में से बेईमानी के इरादे से ए ने, आपका कह सकते हैं कि अपनी संपत्ति को हटाया। ये 3-4 उदाहरण, इसी पर तमाम उदाहरण बन सकते हैं। मैं फिर बता दूं, तमाम उदाहरण आगे हम उदाहरण को अलग से थोड़ा डील करेंगे। आइए देखा जाए कुछ उदाहरण। आपका कह सकते हैं कि जो बेयर एक्ट में चोरी के हैं उन पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। सभी उदाहरण तो बताना संभव नहीं है, लेकिन जो 4-5 उदाहरण आपका मेन है वह जरूर आप पढ़कर जाएंगे। आइए 378 में आपका जो उदाहरण है उसको भाई निकालिए और कुछ उदाहरण आपका बताया जाए। देखिए आपका पहला जो आपका उदाहरण बताया गया था, हमेशा सतर्क रहिए। अगर मालिक हैं अपने सेवक को कोई संपत्ति अगर शब्द दे देख रेख के लिए न्यस्त किया है और सेवक उस संपत्ति का मिसयूज कर देता है तो ये चोरी कराइएगा। और अगर शब्द देख रेख न रहे बल्कि केवल और केवल आपका न्यस्त रहे तो ये आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध कराइए। ये 2 पॉइंटों पर गौर करना है। इसके बाद आपका कुत्ता पर पूछा जाता है क्वेश्चन। ए का कुत्ता है और बी कुत्ते को बेईमानी के लेने के इरादे से कुत्ते को बिस्कुट दिखाता है। जैसे ही कुत्ता पहला कदम ए की ओर बढ़ाता है वैसे ही चोरी के लिए वह पर्याप्त हो गया। कुत्ते की चोरी हो गई। कुत्ते को लेकर भागना आवश्यक नहीं है। अगर बैलगाड़ी पर सामान रखा है तो जैसे ही आपने बैलों को हाँका और बैल जैसे ही पहला कदम क्या किया, आगे बढ़ाया, तो चोरी हो गई कि नहीं हुई, हो गई। अभी आप कुत्ते को ललचा रहे हैं बिस्कुट दिखा के, अभी वो केवल जीभ लपलपा रहा है लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ाया तो ये चोरी का प्रयास होगा। और जैसे ही कुत्ता एक कदम आगे बढ़ा दिया वह क्या हो जाएगा, चोरी। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि
अगला देखिए आपका, इसमें जो आपका पढ़ना है आपका, एक तो आपका कह सकते हैं कि वृक्ष काटना हम बता ही दिए हैं, कुत्ता बता ही दिया गया, प्लेट हम बता ही दिए हैं, आपका सेवक हम बता ही दिए हैं, सेवक भी न, हाँ, राजमार्ग पर अंगूठी पड़ी मिलती है, तो चूंकि राजमार्ग पर अंगूठी पड़ी है तो वह लावारिस है, लाबादा है, बिना दावे की है, किसी का कब्जा ही नहीं है, तो चोरी नहीं होगी। तो चोरी नहीं होगी तो कौन सा अपराध हो सकता है? आपराधिक दुर्विनियोग, यानी कि 403 का भले अपराध हो जाए लेकिन चोरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चोरी के भले सभी आवश्यक तत्व मिलते हों, आपका एक तत्व मिस है और वह आपका है कि वह चल संपत्ति किसी की पजेशन में हो। पजेशन का क्या है? अभाव, क्योंकि लावारिस में। इसके बाद आपका जौहरी वाला हम बता ही दिए हैं, आपका जो आई दृष्टांत है आपका, अभी हमने घड़ी वाला बताया, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि फिर आपका घड़ी गिरवी रखी गई, आपका जार वाला मैं बता ही दिया हूँ, और भिखारी वाला पूछा जाता है, ये भी हम बता दिए हैं। एक उदाहरण और पूछा जाता है, उसको देखिए आपका, ए बी को उकसाता है कि हे बी, जो ये सी मने सी के घर में जो घड़ी है तुम ले लो, क्योंकि ये घड़ी क्या है? मेरी है। बी सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता है कि यह घड़ी एक ही है। बी सी के कमरे में जाता है और वह घड़ी उठा लेता है। तो बताइए, बी ने कोई अपराध किया कि नहीं? घड़ी उठाते समय वह दुर्भावना में काम किया कि सद्भावना में, यानी कि क्या बेईमानी का इरादा बी का था? नहीं। तो बी ने घड़ी की चोरी के लिए भी जिम्मेदार होगा कि नहीं? नहीं। लेकिन ए का दायित्व बताइए, तो ए आपका मने चोरी के दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दंड का क्या होगा? भागी। क्योंकि ए के दुष्प्रेरण के कारण बी चोरी कर लिया है, तो ऐसी दशा में दुष्प्रेरण सफल हो गया। तो सफल दुष्प्रेरण के लिए मैं बताया था कौन सी धारा? 109 आईपीसी लागू होगी, 109, और ए को वही दंड मिलेगा जो उस अपराध के लिए विहित है। यानी कि ए किस दंड से दंडनीय होगा? आपका चोरी के अपराध से दंडनीय होगा, जो चोरी के लिए दंड कानूनन है। और ए बी जिस समय भी संपत्ति का कब्जा हटा रहा है, अगर ए घटना स्थल पर मौजूद है तो ए का दायित्व बदल दीजिएगा। और आईपीसी की धारा 114 में बताया था कि अगर ए घटना स्थल पर मौजूद है तो ए चोरी के दुष्प्रेरण के लिए नहीं बल्कि डायरेक्ट अब किसके लिए दंडित होगा? मैंने उसका दायित्व, दंड तो वहीं पाएगा लेकिन लाइबिलिटी में क्या है? अंतर। तो किसके लिए अब वो दायी होगा? डायरेक्ट चोरी के लिए। ये मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार जो चोरी में उदाहरण और आगे बताएंगे हम आपका अलग से, चूंकि 40-50 उदाहरण भी लास्ट में बताने हैं। पूरा आईपीसी में खोज खोज के जो बने हुए हैं अब तक बिहार यूपी में, और जो नए बन सकते हैं वो सब बताया जाएगा। अगला देखिए आपका एक्सटार्सन चला जाए, यानी कि अब आपका जो पढ़ना है एक्सटार्सन या अपकर्षण या उद्यापन। देखिए उद्यापन होता क्या है पहले तो ये जानिए, और तब आपका इसकी परिभाषा, परिभाषा के बाद आपका एसेंशियल एलिमेंट, और फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि चोरी और उद्यापन में अंतर क्या है। देखिए फिर आपका यहाँ दो मॉडल आपका पढ़ना है। पहला जो मॉडल है एक्सटार्सन को परिभाषित करते हुए थेफ्ट और एक्सटार्सन में डिफरेंस बताइए। तो पहले एक्सटार्सन की परिभाषा आपको देखना है, लेकिन भूमिका पहले देखिए उसके बाद और पढ़ाया जाएगा। देखिए जब भी उद्यापन पढ़िए तो उद्यापन के समान ही
एक संविदा अधिनियम में भी प्रावधान किया गया है, वह आपका कोर्सन यानी कि प्रपीड़न या उत्पीड़न। संविदा अधिनियम की धारा 15 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आईपीसी के तहत दिए गए अपराधों में से किसी को करके या किसी को करने की धमकी देकर सम्मत करार के लिए पाता है, तो ये माना जाएगा कि दूसरे पक्षकार की जो सम्मति है वह कोर्सन या प्रपीड़न से कारित हुई है। जैसे ए बी से कहता है कि हे बी, तुम अपना मकान हमको बेचने के लिए रजामंदी दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और बी रजामंद हो गया बेचने के लिए, कंसेंट दे दिया, तो बी की जो कंसेंट है वह फ्री कंसेंट नहीं होगी और धारा 15 में उसे क्या माना जाएगा, कोर्सन यानी कि प्रपीड़न। तो उसी प्रकार आपराधिक मामलों में भी यही नियम है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य को आपका छत के भय में डाले और छत के भय में डालकर बेईमानी से उत्प्रेरित करता हो कि तुम कोई संपत्ति यानी कि चाहे चल हो या अचल हो या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दो और आपका देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया, एक्सटॉर्शन का। जैसे ए बी सी को धमकी देता है कि तुम्हारा अश्लील वीडियो हमारे मोबाइल में है, अगर तुम 5 लाख रुपया नहीं दिए तो ये अश्लील वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। तो जब पैसा दे दिया गया, संपत्ति दे दी गई, तो एक्सटॉर्शन का अपराध हो जाएगा। और अगर अभी केवल धमकी दी गई, संपत्ति का लेन देन नहीं हुआ, तो ये एक्सटॉर्शन का प्रयत्न होगा। फिर यानी कि उद्यापन के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति हैंडओवर कर दी गई हो। उद्यापन का जो संव्यवहार है विभिन्न व्यक्तियों के बीच हो सकता है। जैसे ए ने बी को धमकी दिया और ए ने बी को धमकी दिया और सी से कहा कि तुम मेरे खाते में पैसा डाल दो, तो धमकाया बी को गया और पैसा किससे लिया गया, सी को। ये भी हो सकता है कि ए ने बी को धमकी दी और सी से पैसा मांगा गया और सी ने जो पैसा दिया वह ए के खाते में नहीं दिया, डी के खाते में दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उद्यापन का अपराध आपका विभिन्न व्यक्तियों के बीच संव्यवहार हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया गया है आपका उसी व्यक्ति से आपका कह सकते हैं कि पैसा, रुपया और संपत्ति ली जाए। चोरी और एक्सटॉर्शन में अंतर हम बताएंगे, अभी सामान्य बातें हम बता रहे हैं, तब बैरक शुरू किया जाए। 2-3 और सामान्य बातें हैं। चोरी और एक्सटॉर्शन में जो 1-2 अंतर महत्वपूर्ण है वह आपको जरूर याद करना पड़ेगा। चोरी में जो अभियुक्त होता है स्वयं अपने हाथों से प्रॉपर्टी को हटाता है, जबकि एक्सटॉर्शन में अभियुक्त अपने हाथों से प्रॉपर्टी को नहीं हटाता, बल्कि दूसरा व्यक्ति अपने हाथों से अभियुक्त को प्रॉपर्टी देता है। जैसे ए आपका एक चोरी का उदाहरण देखिए, ए बी के घर में गया और चुपके से घड़ी उठाकर चंपत हो गया, तो चूंकि ए ने स्वयं अपने हाथों से घड़ी उठाई है तो ये चोरी। लेकिन अगर ए बी के घर में गया, बी को छत का भय दिखाया और बी से कहा कि तुम अपने हाथ से घड़ी उठाकर हमें दो, तो अभियुक्त ने स्वयं नहीं हटाया घड़ी, बल्कि जिसको छत का भय दिखाया गया या कोई अन्य व्यक्ति घड़ी उठाकर किसको दिया है, अभियुक्त को।
ये सतर्क रहना है। फिर हम एक बार बता रहे हैं, चोरी में अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से संपत्ति को हटाता है। एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया गया है वह व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से या कोई अन्य व्यक्ति आपका अभियुक्त को संपत्ति हैंड ओवर करता है। चोरी का अपराध केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रति हो सकता है, लेकिन एक्सटॉर्शन का अपराध मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के प्रति हो सकता है। चोरी चोरी के अपराध में संपत्ति अभियुक्त हटाता है, लेकिन कब्जेधारी की कंसेंट के बिना यानी कि सम्मत के बिना, और एक्सटॉर्शन में आपका सम्मति से ही संपत्ति दी जाती है, लेकिन जो रजामंदी पाई जाती है पीड़ित की वह स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि किसका भय दिखाया जाता है? क्षति का। यानी कि ए बी से कहता है कि हे बी, तुम मुझे 500 रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारे खेत में हम गाय भैंस और बकरे भेज देंगे जो तुम्हारे खेत को चर डालेंगे। तो बताइए, क्षति का भय दिखाया गया कि नहीं? और 500 रुपया ले लिया गया, तो ये कौन? सम्मत से ही लिया गया, लेकिन सम्मत कैसे पाई गई है? क्षति का भय दिखाकर। तो आपका यानी कि देखिए अब आगे बेयर एक्ट। हाँ, एक और पॉइंट है, जो एक्सटॉर्शन है और चोरी है। पहला याद रखिए, चोरी भी स्वतंत्र अपराध है, उद्यापन या एक्सटॉर्शन भी स्वतंत्र अपराध है, लेकिन लूट और डकैती स्वतंत्र अपराध नहीं है। जो लूट हम आगे बताएंगे वह चोरी और उद्यापन का सीरियस रूप है, और डकैती सबसे सीरियस रूप है। यानी कि डकैती चोरी या उद्यापन का सबसे गंभीर रूप है, और इन दोनों का गंभीर रूप कौन है? लूट। यानी कि चोरी ही कुछ दशाओं में लूट में कन्वर्ट होगी, वही लूट जब 5 व्यक्ति होंगे तो डकैती। एक्सटॉर्शन ही कुछ दशाओं में लूट में कन्वर्ट हम कराएंगे, और वहीं एक्सटॉर्शन करने में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो? 5, तो वह क्या बन जाएगा? डकैती। एक्सटॉर्शन चोरी और लूट के बीच का अपराध है, तो बीच में है ही, यानी कि चोरी के बाद है और लूट के क्या है? पहले। तो अब आइए एक्सटॉर्शन की परिभाषा शुरू किया जाए आपका, और एसेंशियल एलिमेंट, और आपका कह सकते हैं कि जो शब्द इसमें आएंगे उन शब्दों की जब व्याख्या करिएगा तो जहाँ जहाँ से शब्द को रिलेट होंगे उन धाराओं को भी लिखना पड़ेगा। देखिए, एक हम बेयर एक्ट को तोड़ते हैं और बेयर एक्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उसको अलग भी किया जाएगा। एक बार बेयर एक्ट देखा जाए। आईपीसी देखिए आपका कैसे शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं आप, चैप्टर वाइज भी आजकल मॉडल हैं। देखिए, चैप्टर वाइज ये मॉडल है कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में धारा 378 से लेकर 462 तक में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें धारा 383 में उद्यापन को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है। ये भूमिका 2 लाइन बांध लीजिएगा। उसके बाद 383 में भाई प्रयास ये करिए कि जो आपका 3-4 लाइन की परिभाषाएं हैं हूबहू रट्टा मारिए। भाई बड़ी परिभाषाओं को तो रटना नहीं है, तो उसको डायरेक्ट आवश्यक तत्व में तोड़ दीजिए, लेकिन जो छोटी परिभाषाएं हैं उसको तो आप रट ही सकते हैं 2-3 लाइन की। तो देखिए क्या कहा गया है। न अगर आए परिभाषा रटा तो डायरेक्ट आपका आवश्यक तत्व पर आ जाइएगा। अगर परिभाषा आपको न याद हो आपका, तो उसका उपाय हम बता रहे हैं कि धारा 383 में उद्यापन की परिभाषा दी गई है, जिसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। परिभाषा न याद रहे या न लिख पाए तब उपाय बताया जा रहा है। देखिए क्या कहा गया है। जो कोई
किसी व्यक्ति को स्वयं या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में संशय डालता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहला तत्व ये हुआ कि संशय, किसी व्यक्ति ने संशय, संशय मतलब आशय के साथ, या तो स्वयं दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य को क्या डाला है, क्षति के भय में। यानी कि आपका आशय के साथ स्वयं उस व्यक्ति को यानी कि दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डाला है। अगला शब्द देखिए, और तद द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। देखिए आपका, और तद द्वारा यानी कि इस प्रकार भय में डालने के द्वारा, इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, यानी कि इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, अब कोई संपत्ति भी हम आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, या कोई मूल्यवान प्रतिभूत, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि दूसरा क्या है, मूल्यवान प्रतिभूत। देखिए अगला, या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, यानी कि आपका हस्ताक्षरित या, और नहीं है भाई, मुद्रांकित कोई चीज, कोई चीज, देखिए बेरक, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में कन्वर्ट किया जा सके। यानी कि ये जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज है, यह चीज ऐसी है जिसे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मूल्यवान प्रतिभूति में। अगला शब्द देखिए, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, यानी कि बेईमानी से उकसाता है। यानी कि एक्सटॉर्शन के लिए भी बेईमानी का होना आवश्यक है कि नहीं, आवश्यक है। यानी कि बेईमानी से किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि ये जो प्रॉपर्टी इत्यादि हैं तुम परिदत्त कर दो। परिदत्त कर दो मतलब कि अपने हाथों से क्या करो, मुझे दो। फिर हम बता दें, परिदत्त करना माने हैंड ओवर करना। तो अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से संपत्ति नहीं हटाता एक्सटॉर्शन में, बल्कि दूसरे व्यक्ति को विवश किया जाता है कि आप क्या करिए, आप संपत्ति को क्या करिए, हमें परिदत्त करिए, यानी कि अपने हाथों से हमें दीजिए। यही आवश्यक तत्व है। यानी कि इस परिभाषा को अगर हम अलग अलग तोड़ें तो दो आवश्यक तत्व निकलते हैं मुख्य रूप से। पहला, शासक किसी व्यक्ति को स्वयं उसे या अन्य किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के भय में डाला गया हो और इस प्रकार भयभीत किए गए व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को आपका बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो, कोई संपत्ति परिधान करने के लिए या कोई मूल्यवान प्रतिभूत परिधान करने के लिए या किसी कागज पर साइन करने के लिए या किसी कागज पर सील या मुद्रा लगाने के लिए, और जो साइन या सील या मुद्रा लग रही है वह कागज ऐसा हो जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में क्या किया जा सके, कन्वर्ट। तो हम कहेंगे कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया, एक्सटॉर्शन का। अब इसी को आपकी व्याख्या करना है। देखिए व्याख्या में दो चार पॉइंट आपका आएगा, महत्वपूर्ण आएगा। पहला आपका कह सकते हैं कि आगे देखा जाए, इसकी व्याख्या दोनों की करनी है और एक एक शब्दों को आपको कोरिलेट भी करना होगा। देखिए हम बता रहे हैं कैसे। उद्यापन के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डाला हो, या तो स्वयं उस व्यक्ति को क्षति के भय में डाला हो
जिससे प्रॉपर्टी मांगी जा रही है या किसी अन्य व्यक्ति को भी छत के भय में डाला जा सकता है। अर्थात एक्सटॉर्शन का अपराध विभिन्न व्यक्तियों के बीच आपका समव्यवहार का विषय हो सकता है। ये हो सकता है कि छत का भय किसी और को दिखाया गया हो और संपत्ति किसी और से ली गई हो, ये संभव है। यानी कि ए है बी को छत का भय दिखाता है और बी से ही कहता है कि तुम कोई संपत्ति दो, अभी हम संपत्ति पर आएंगे अलग से, कोई संपत्ति हमें दो, तो ये भी एक्सटॉर्शन। अगर ए बी को छत का भय दिखाए और सी उसके पिता सी से कहे कि तुम मुझे संपत्ति दो, तो छत का भय पिता को नहीं दिखाया गया है बल्कि पुत्र को, और संपत्ति की मांग किससे की गई है? पिता से। तो ये आपका पिता थर्ड अन्य व्यक्ति हैं। तो ये संभव है कि जिस व्यक्ति को छत का भय दिखाया गया हो उस व्यक्ति से संपत्ति परिदत्त न कराकर किसी अन्य से अभियुक्त कराए। इस समय ये अपराध बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और महिलाओं का शोषण भी हो रहा है। लोग आपका कर क्या रहे हैं कि आपका, जैसे कि कई कोचिंग के भी दो चार लोग इस मामले में आपका कह सकते हैं कि धोखा खा चुके हैं। भाई व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग इस समय आ रही है और जैसे ही आप अननोन नंबर से उठाइए तो आपका कह सकते हैं कि 1 मिनट ही आप बात करिए तो वैसे ही आपका जो वीडियो है आपका वह एडिट करके और 2 मिनट में साइबर अपराधी आपके व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना 1000 दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये वीडियो अश्लील क्या कर दूंगा फेसबुक और सोशल मीडिया पर वायरल। ये शुद्ध रूप से एक्सटॉर्शन का प्रयास होगा और अगर पैसा वसूल लिया गया तो ये एक्सटॉर्शन का अपराध हो जाएगा। यानी कि अगर हैंडओवर संपत्ति नहीं की गई तो एक दो लोग आए दौड़ते दौड़ते, हम कहे कि तुम खुद फ़ोन करो और कहो कि हम भी वीडियो इधर एडिट किए हैं, पहले हम वायरल कर रहे हैं, इतना पैसा दो नहीं तो हम ही क्या कर देंगे वायरल। तब जाके हुआ कि भाई आप हिम्मत हो तो करिए, नहीं तो हमें बताइए हम ही कर दें आपके मोबाइल से। तो डरना क्या है भाई, फर्जीवाड़ा ये सब होता रहता है। कई सोशल मीडिया का मतलब ये हुआ कि फर्जीवाड़ा तमाम फ़ोन आते रहते हैं हमारे यहाँ, तो और आते हैं, इतना नंबर बटा है कि आपका बहुत ज़्यादा ये सब फ़ोन आते हैं। कभी कोई बिजली वाला आ जाएगा तो कभी बैंक वाला आ जाएगा, तो कभी तो हम भी आपका मैंने वीडियो कॉलिंग हम उठाते नहीं, बताते भाई सतर्कता। जब भी वीडियो कॉल आता है अननोन नंबर से आपका, तो वीडियो कॉलिंग को उठाया नहीं जाता, उसको काट दिया जाता है। भाई देखिए आपका मैंने ये है कि एक बार वायरल कर देगा तो कुछ तो इज्जत चली ही जाएगी, बाद में आप लाख स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि एक बार जब सील आपकी चली गई तो कहावत भी कही जाती है कि स्वास्थ्य चला गया तो माने धन चला गया कोई दिक्कत नहीं, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य चला गया तो कुछ ही नुकसान हुआ, लेकिन एक बार ख्यात चली जाती है तो वापस नहीं आती। तो अपने हाथ में है, पूरी सतर्कता और सावधानी आप लोग भी बरतिए और अननोन नंबर से ज़्यादा बात करने का प्रयास न करिए। भाई न जानते हो तो आप बात करने का प्रयास न करिए। सावधानी और सतर्कता ही इस समय बचाव है। अननोन लिंक पर भी क्लिक न करिए, मैं फिर बता दूं। और ये कोई कहे कि हम 1 रुपया भेजे हैं, हम ये बोल रहे हैं तुम्हारे मित्र, तो मित्र पर विश्वास न करिए। कुछ ऐसे भी गैंग हैं जो आपके मित्र लिस्ट को खोज के और मित्र बनकर, और मोबाइल भूल गया है जल्दी 5000 भेजो और देखो यही नंबर हैं, तो इस तरह से भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। जब एक बार पैसा भेज देंगे तो कुछ समय तक तो वह पैसा आपका वापस हो सकता है बहुत जल्दी, अगर आपने पुलिस इत्यादि को सूचना दी।
लेकिन उसके बाद से मुश्किल होता है, क्योंकि साइबर अपराधियों को पकड़ना आपका कठिन काम है, बहुत कम पकड़े जाते हैं। तो फिर बैक होया जाए, आपका हम ये बता रहे थे कि किसी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं, यानी कि दूसरे व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को साशय यानी कि आशय के साथ, यानी कि अगर क्षति का भय दुर्घटनावश या भूलवश दिखा दिया गया तो वह एक्सटॉर्शन का अपराध नहीं होगा। एक्सटॉर्शन के अपराध के लिए जरूरी है कि जो क्षति का भय दिखाया जाए वह इरादे के साथ हो, इंटेंशन के। अब क्षति का भय आपको देखना है। क्षति शब्द को यहाँ पहला आपका जो कोरिलेट करेंगे वह पहले क्षति शब्द को कोरिलेट करेंगे। देखिए आपका जहाँ तक क्षति का प्रश्न है, आपका क्षति शब्द को लिखना पड़ेगा। क्षति शब्द को इस संहिता की धारा 44 में आपका स्पष्ट किया गया है, जिसमें कि 4 प्रकार की क्षतियों को जो अवैध रूप से पहुंचाई गई हो क्षति माना गया है। एक शरीर की क्षति, दूसरा संपत्ति की क्षति, तीसरा मन की क्षति और चौथा ख्यात की क्षति। अब डिटेल में जब पढ़ा जाता है तो चारों पर एक एक उदाहरण देखा जाता है। देखिए मैं चारों पर एक एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ए बी से कहता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ये शरीर का क्षति का भय दिखाया गया। ए कहता है बी से कि तुम मुझे 5 लाख दे दो, नहीं तो मकान ही जला दूंगा। ये संपत्ति की क्षति का भय दिखाया गया। ए कहता है बी से कि तुम मुझे 5 लाख दे दो, नहीं तो तुम्हारे धार्मिक स्थल को हम अपवित्र कर देंगे। ये मन की क्षति का भय दिखाया गया। और ए बी से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ हम सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में उल जलूल छाप देंगे, और कितना दे दो, 5 लाख रुपया। तो ये ख्याति के क्षति का भय दिखाया गया। ज़्यादा खतरनाक आजकल ख्याति वाला ही है। जैसे कि मीडिया वाले भी स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, तो आपका तमाम मीडिया के जो पत्रकार हैं खुद भी फंसे हैं। स्टिंग ऑपरेशन में गए बात करने, और बात खुलासा हो गया, और पुलिस ने उन्हीं को क्या कर लिया, पकड़ लिया कि ये घूस देने आए थे। वो लोग कह रहे थे कि हम तो घूसखोरी का क्या करने आए थे, खुलासा। तो आपका ये भी सतर्क रहना है। अब समस्या देखिए क्या यहाँ है। अब 2 प्रकार के, अब मुकदमा चलाने की धमकी देना। तो मुकदमा चलाने की धमकी देने में आपको सतर्क रहना है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये धमकी देता है या भय दिखाता है कि हम झूठा मुकदमा कर देंगे या सही मुकदमा कर देंगे, तो चाहे झूठा मुकदमा करने की धमकी दी गई हो या सत्य मुकदमा करने की धमकी दी गई हो, दोनों दशाओं में एक्सटॉर्शन माना जाएगा। यानी कि जैसे उदाहरण देखिए, ए ने वास्तव में चोरी की है बी के घर में। बी कहता है कि हे ए, तुम मुझे 5,000 रुपया दो, नहीं तो जो तुम हमारे घर में चोरी किए थे उसके लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा। ये शुद्ध रूप से एक्सटॉर्शन माना जाएगा, भले ही सत्य मुकदमा कायम करने की क्या दी गई हो धमकी। एक झूठा मुकदमा, ए बी से कहता है कि हे बी, तुम मुझे 5,000 रुपया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर दूंगा चोरी का। ये भी एक्सटॉर्शन माना जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। चाहे मुकदमा, झूठा मुकदमा अगर कायम करने की धमकी दी गई हो या सत्य मुकदमा कायम करने की धमकी दी गई हो, दोनों एक्सटॉर्शन या उद्यापन या अपकर्षण माना जाएगा। हो सकता है समस्या आ जाए। एक मियार्ड का केस आया इंग्लैंड का। मियार्ड के केस में देखिए होता क्या है।
एक पादरी था, पादरी माने सम्मानित व्यक्ति था, एक बदनाम औरत से यानी कि वेश्या से शारीरिक रिलेशन बनाया था। एक व्यक्ति इस बात को जान लिया था और वह लगा ब्लैकमेल करने कि हमें इतना पैसा दे दीजिए, नहीं तो ये बात हम समाज में क्या कर देंगे ओपन। तो आप लोग बताइए एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं? तो किसका भय दिखाया गया, शरीर की कि संपत्ति का कि मन का कि ख्याति का? भाई अगर वह बात बता देगा तो इज्जत जाएगी कि मन पर प्रभाव पड़ेगा कि संपत्ति जाएगी, ख्याति? तो ख्याति के क्षति का भय दिखाया गया और पैसा ऐंठ लिया गया। तो मियार्ड को एक्सटॉर्शन के लिए क्या ठहराया गया, दोषी। अब आइए, यानी कि अब आइए अगला, जिस व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया गया है उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाता है कि वह व्यक्ति कुछ परिदत्त कर दे। तो पहला तो बेईमानी आप देख लीजिए, बेईमानी शब्द कल मैं बताया था कहाँ डिफाइन किया गया है, 24 में। बेईमानी का मतलब सदोष लाभ या सदोष हानि के लिए कार्य करना। अब कल मैं बता चुका हूँ, फिर ना बताया जाए। और बेईमानी के लिए wrongful गेन या wrongful लॉस में कल बताया गया था दोनों आवश्यक हैं कि कोई एक आवश्यक है, दोनों नहीं कोई एक। और केस बताया गया था, कौन सा मौर्य जी केस था? हाँ अब तो याद ही हो जाएगा भाई। यानी कि आपका कहावत भी कही जाती है कि मट्ठा का जला आपका दूध भी क्या कर नहीं भूत अरे देखिए उल्टा हो गया, इसको सीधा कहा गया। यानी कि दूध का जो जला होता है वह मट्ठा भी क्या करता है, फूक फूक। तो कल मौर्य जी भाई मेहरा शब्द का असली अर्थ बताए थे कि मेहरा एक कास्ट होता है, लेकिन जो नकली अर्थ था मेहरा मेहरी का ये नहीं बता पाए थे। तो इनका ब्रेन वॉश जाकर इनके मित्रों ने बाहर किया। फिर आपका रात में फोन से इनकी खिंचाई हुई कि क्या पढ़ते हो, ये सब भी बातें तो थोड़ा जानो। खिंचाई हुई थी कि नहीं मौर्य जी? हाँ देखिए अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। यानी कि अनुमान पर एक कल्पना की जा रही है कि हो सकता है फोन करके लोग पूछे हो ये मेहरा मेहरी नहीं जानते हो तो क्या पढ़ोगे, क्या जज बनोगे एपीओ जब मेहरा मेहरी ही नहीं जानते हो। तो जाकर अब सर्च किए होंगे तो आपका फिर वही कहानी। यानी कि दूध का जला भी मट्ठा क्या करता है, फूंक फूंक के। तो कल आपका सतर्क अब है और तुरंत बता रहे हैं। तो फिर एक बार देखिए, बेईमानी के लिए केवल एक ही आवश्यक है, या तो रांगफुल गेन हुआ हो अभियुक्त का, या जिसकी संपत्ति चुराई गई थी या एक्सटॉर्शन की गई थी उसे रांगफुल क्या हुआ हो, लॉस। दोनों आवश्यक नहीं एक साथ होना। फिर अगला देखिए, उत्परिधान करने के लिए उत्प्रेरित करता, उकसाता है कि तुम हैंड ओवर कर दो। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण है कि एक्सटॉर्शन में अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से संपत्ति को हटाता नहीं है। जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से संपत्ति को हैंडओवर करता है, या तो अभियुक्त को या अभियुक्त द्वारा कहे गए व्यक्ति को। जैसे कि ए ने बी को क्षति का भय दिखाया और सी से कहा कि तुम पैसा दो, और ये हुआ कि हमें पैसा न दो, तुम डी के जो हमारा मित्र डी है उसके खाते में तुम पैसा क्या करो, ट्रांसफर। तो क्षति किसी और को दिखाया गया बी को, पैसा किसी और से लिया गया सी से, और पैसा किसके खाते में पहुंचा, किसी और के यानी कि डी के। अर्थात पहले ही हम बताया कि एक्सटॉर्शन का जो संव्यवहार है वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच संव्यवहार का भाग हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन कम से कम भाई दो लोग तो होने ही चाहिए, एक अभियुक्त हो और दूसरा कौन हो,
जिसको एकटार्सित किया गया है, यानी कि जिसको छत का भय क्या किया गया है, दिखाया गया है। एक समस्या और आपका हम देख लेंगे थोड़ा बहुत आपका, अगर कोई व्यक्ति स्वयं के प्रति अपराध करने की धमकी देता है और कुछ चीज़ों की दूसरों से मांग करता है, तो क्या ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं? वैसे कॉन्ट्रैक्ट में तो भाई आपका केस है, आपका जो धारा 15 है उसमें आपका चीकम अमीराजू बनाम चीकम से सम्मा का केस है कि आत्महत्या की धमकी देना वहाँ प्रपीड़न माना गया है। थोड़ा बहुत हम इसको देख लेंगे, एक्सट्राशन में तब बताएंगे भाई, थोड़ा बहुत हमें भी संदेह है। आपका नया क्वेश्चन ये आया है कि ए अगर स्वयं आत्महत्या की धमकी देता है और बी से कहता है कि 5,000 रुपया दे दो, तो क्या ये एक्सटॉर्शन माना जाएगा कि नहीं? यानी कि स्वयं को क्षति का भय दिखाकर और दूसरे से क्या वसूल लेना, पैसा। अब अगला चला जाए भाई, आपका ये भी बता दिया गया कि माने अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से प्रॉपर्टी नहीं हटाता। अब आइए, जो संपत्ति अभियुक्त प्राप्त करता है वह दूसरे पक्षकार की सम्मत से ही करता है, लेकिन सम्मति जो पाई जाती है वह फ्री नहीं होती, बल्कि किसका भय दिखा के, क्षति का। और छत शब्द हम बता चुके हैं, कितने प्रकार की छत का भय, कितने प्रकार की छत दिखा सकते हैं, 4। अब अगले जो शब्द हैं इसमें भाई, अगले जो शब्द हैं वह आपका शब्द है कि कौन कौन संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित किया जाता है। तो पहला जो वर्ड है प्रॉपर्टी, तो जहाँ तक न तो चल संपत्ति लिखी गई है न ही अचल संपत्ति, अतः ऐसी कंडीशन में जब केवल और केवल बेयर एक्ट की भाषा में संपत्ति लिखी है तो चल संपत्ति भी हो सकती है और वह अचल संपत्ति। जैसे ए बी को छत का भय दिखाया और कहा कि अपना मकान हमें बेचो, ये दस्तावेज हैं, इस पर क्या करो, साइन करो, नहीं तो जान से मार देंगे। तो ये चल संपत्ति ली गई कि अचल संपत्ति, अचल। दूसरा तो अब यानी कि एक्सटॉर्शन का अपराध चल और अचल दोनों संपत्तियों के प्रति हो सकता है। अगला शब्द है मूल्यवान प्रतिभूति। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जब भी लिखिएगा तो एक सेक्शन आईपीसी का 2 ही लाइन से आप ऐड करिएगा, धारा 30। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब ऐसा दस्तावेज जिससे अधिकार छिन जाए, अधिकार मिल जाए, अधिकार विस्तृत हो जाए इत्यादि। भाई ज़्यादा नहीं, आप पूरा वाक्य न लिखे, यानी कि ए बी से कहता है कि हे बी तुम इस कागज़ पर साइन करो और उस कागज़ से ए को कोई अधिकार मिल जाए या बी का अधिकार कम हो जाए या मैंने आपका या ए का अधिकार बढ़ जाए। जैसे कि 5,000 उधार लिया था और ज़बरदस्ती कह रहा है कि तुम 10,000 लिख कर दो कि हम क्या लिए हैं, उधार, एक्सटॉर्शन माना जाएगा। इसके बाद अगला है कि ऐसा किसी कागज पर हस्ताक्षर कराया जाए या मुद्रा लगवाया जाए जिसे और उस कागज को, उस दस्तावेज को वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट। एक उदाहरण देखिए जरूर, आपका चेक का उदाहरण सबसे अच्छा है। ए बी को छत का भय दिखाता है और कहता है कि हे बी अगर तुम अपने चेक पर साइन करके हमें नहीं दिए तो तुम्हारे खेत में हम गाय भैंस भेज देंगे जो तुम्हारा खेत सब क्या करेंगे, चर डालेंगे। तो बताइए किसकी छत का भय दिखाया गया, संपत्ति का। और तुम्हें जान से मार देंगे तो शरीर का हो जाता, तुम्हारे खिलाफ सोशल मीडिया पर उल जलूल बातें फैला देंगे तो ख्याति का,
और तुम्हारे धर्म का हम क्या कर देंगे अपमान, तो ये मन का। तो छत का भय ए ने बी को दिखाया। फिर एक बार देखिए, और बी से आपका 5 लाख रुपए का चेक ले लिया। अब समस्या ये है कि जो ये कागज पर साइन बी ने कर दिया है, क्या इसे मूल्यवान प्रतिभूति में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि इससे इसको धन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। तो एक्सटॉर्शन का अपराध माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। अब आइए, आपका इस प्रकार एक्सटॉर्शन का जो अपराध था आपका समाप्त हुआ। देखिए समय भी हो गया भाई, 1 घंटा बहुत समय ले लिया एक्सटॉर्शन। अब ये ऐसे अपराध हैं कि आइए 5 मिनट में अंतर बता दिया जाए, तब आपका ब्रेक दिया जाएगा। देखिए आपका जो ये माइनर का भाई क्लास चल रहा था, सूचित मैंने सूचना दिया जाए कि आपका 1-2 दिन बाद क्लास रेगुलर बंद होगा। तो आपका उसी समय सुबह के पीरियड में एपीओ का बैच चलेगा। मैंने रेगुलर बैच जो सुबह चलता है वो 5-6 दिन के लिए बंद होगा दिवाली में। लेकिन जो आपका एपीओ का स्पेशल चल रहा है, ये आपका 1-2 दिन ही केवल बंद होगा। एक दिवाली के दिन और एक दिन धनतेरस के दिन भले बंद हो, नहीं तो आपका सुबह चला जाएगा। और उसमें आपका 3-3 4-4 घंटा हम क्लास लेंगे, यानी कि ऑनलाइन भी चलेगा ऑफलाइन भी। सुबह के पीरियड में वह क्लास रखा जाएगा, क्योंकि शाम को थोड़ा काम भी रहता है घरेलू कुछ आपका, भाई त्योहार व्योहार है तो अपना भी काम रहता है। और दिक्कत ये है कि भाई पूरा सिस्टम संभालना है अकेले, पढ़ाना भी है, उसमें आपका पूरा भी काम करना है, तो थोड़ा व्यस्तता भी रहती है शाम को। तो सबसे अच्छा है कि सुबह के पीरियड में 5-6 दिन माइनर वाइनर जितने हैं, और ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन है आपका ज़्यादातर उसी छुट्टी में पढ़ा देना है और लिखवा देना है। तो मान के चलिए कि वहीं 8:30 बजे से 12-1 बजे तक क्लास क्या किया जाएगा, ब्रेक दे दे पढ़ाया जाएगा। तो माइनर अभी 1-2 दिन रोका जा रहा है। आपका उसी बीच जो 3 माइनर बचे हैं, विस्फोटक 1 दिन लग जाएगा और 2-2 3-3 दिन आपका। और मैंने इस माह तक हर एक माइनर आपका समाप्त कर देना है 30-31 तारीख तक। तो अभी माइनर आपका रोका गया है 1-2 दिन। आपका भ्रष्टाचार अधिनियम आपका वहीं हम बताएंगे 1-2 दिन में, तब चलेगा। और भाई बैच ये 4-5 दिन सुबह चलेगा और शाम को नहीं चलेगा, हम बताएंगे 1 दिन पहले आपको सूचित कर देंगे। तो आइए एक अंतर देख लिया जाए, क्योंकि अंतर भी जरूरी है और मेंस में अंतर भी खूब पूछा जाता है। इधर चारों में अंतर याद करके जाइएगा, मैं अंतर सब बता दूंगा, लिखवा दूंगा 1-2 दिन में। पहला आपका चोरी और आपका उद्यापन, यानी कि अब दोनों अपराध आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जब दोनों अपराध पढ़ चुके हैं तो आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका जो थेफ्ट है और एक्सटॉर्शन है उसमें क्या क्या अंतर हैं। तो पहला तो आप बताइए, पर जो आप बताएंगे कि चोरी के बारे में जो प्रावधान है वह 378 से लेकर 382 तक में है, जबकि उद्यापन के बारे में प्रावधान 383 से लेकर 389 तक है। चोरी आपका, चोरी के लिए चोरी केवल किस संपत्ति की हो सकती है बताते रहिए, चल की अचल की दोनों, चल। और आपका उद्यापन किसका हो सकता है, एक्सटॉर्शन, दोनों। तो आपका अब चोरी में भय दिखाना आवश्यक है कि नहीं, तो चोरी में भय दिखाना आवश्यक नहीं, लेकिन एक्सटॉर्शन में क्षति का भय दिखाना क्या है, आवश्यक। आइए अगला देखा जाए, चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध हैं, जबकि एक्सटॉर्शन स्वामित्व और कब्जा दोनों के विरुद्ध अपराध हैं। यानी कि इसका मतलब कि चोरी केवल कब्जे के विरुद्ध अपराध हैं, लेकिन एक्सटॉर्शन दोनों के विरुद्ध अपराध हैं।
अगला आपका, जहाँ तक चोरी की बात है, चोरी में जो अभियुक्त है स्वयं अपने हाथों से संपत्ति को हटाता है, लेकिन एक्सटॉर्शन में आपका जो पीड़ित है यानी कि जिसको क्षति का भय दिखाया गया है या अन्य व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अभियुक्त को संपत्ति क्या करता है, परिदत्त। अब सम्मत पर आ जाइए। चोरी सम्मत के बिना की जाती है, लेकिन एक्सटॉर्शन सम्मत से ही किया जाता है, लेकिन सम्मति जो पाई जाती है वो स्वतंत्र नहीं होती। किसका भय दिखाया जाता है, क्षति का भय। अब उत्प्रेरित करने पर आइए। किसमें संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया जाता, चोरी में। और किसमें उत्प्रेरित किया जाता है, आपका एक्सटॉर्शन में। किसमें उत्प्रेरित किया जाता है, एक्सटॉर्शन में। यानी कि आपका ये भी दिखा सकते हैं कि चोरी एक साधारण अपराध है जो थोड़ा कम दंड से दंडनीय है, लेकिन एक्सटॉर्शन को थोड़ा गंभीर अपराध माना गया है, जिसमें थोड़ा दंड की मात्रा क्या है, कुछ धाराओं में ज़्यादा। चोरी संपत्ति संबंधी अपराधों में प्रथम अपराध है, जबकि जो एक्सटॉर्शन है वह द्वितीय अपराध है। यानी कि जब आप कम पढ़ने लगे, यानी कि जब आपका कह सकते हैं कि अंतर आपके दिमाग में कम आए, तो ये सब लास्ट में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार आपका कहा भय भाई आपका चोरी के लिए भय दिखाना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक्सटॉर्शन के लिए क्षति का भय दिखाना क्या है, आवश्यक। यही 5-6 अंतर हैं। चोरी का, हाँ चोरी का दायरा सीमित कह सकते हैं, क्योंकि केवल चल संपत्ति के प्रति होगा। एक्सटॉर्शन का दायरा व्यापक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण अपराध हैं, पॉपुलर जो अपराध हैं, उसमें आपका ये सही बात है कि चोरी एक पॉपुलर अपराध है, लेकिन एक्सटॉर्शन थोड़ा कम पॉपुलर है। ज़्यादा कौन सी घटनाएं होती हैं तो वो अलग बात है, उतना नहीं जाना है आगे। तो अभी रेस्ट ले लीजिए, तब एविडेंस लिखवाया जाएगा भाई आपका। आज भी एविडेंस कुछ लिखवाया जाए, तब आपका कुछ लिखवाने का हो जाए, तब आपका लेक्चर चलेगा।